भारत के उत्तर पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी और इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सतलुज, झेलम, रावी, ब्यास और चिनाब एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाते हैं जो विश्व की सबसे प्राचीन शहरी संस्कृतियों में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम स्थल रही है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बात है 1856 की। अंग्रेजों द्वारा सिंधु नदी घाटी के किनारे लाहौर और कराची शहरों को जोड़ने वाला रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। काम चल ही रहा था कि कुछ मजदूरों को सूखी जमीन में आग में पकी हुई सैकड़ों हजारों की संख्या में एक जैसी ईंटें मिली जो काफी पुरानी दिख रही थीं। इनमें से कई जटिल कलात्मक चिन्हों वाली ईंटों का इस्तेमाल मजदूरों ने रेलवे की पटरियों के निर्माण में भी किया, इस बात से अनजान कि वे दुनिया के सबसे एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्राचीन कलाकृतियों के अवशेषों का इस्तेमाल कर रहे थे। कई पुरातत्वविदों को लगा कि उन्हें प्राचीन मौर्य साम्राज्य के खंडहर मिले हैं, जिसने लगभग 322 और 185 ईसा पूर्व के बीच प्राचीन भारत पर शासन किया था। रेलवे की खुदाई में मिली ईंटों की घटना से भी पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पर पहुंचने और इसके महत्व को पहचानने वाले सबसे पहले व्यक्ति जेम्स लुइस थे, जो 1827 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्टिलरी रेजिमेंट के एक भगोड़े थे, जो चार्ल्स मैसन के नाम से छुपकर यात्रा कर रहे थे। 1842 में प्रकाशित अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में उन्होंने हड़प्पा के इन खंडहरों का वर्णन भी किया था। लॉर्ड कर्जन के वायसराय बनने के बाद ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इससे पहले तक भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की गति बेहद धीमी थी। मार्शल ने 1902 से 1928 तक इस पद पर काम किया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे फ्रूटफुल पीरियड माना जाता है। 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दयाराम साहनी की मदद से रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता के फर्स्ट साइट हड़प्पा की खोज की, और तब से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाने लगा। इसी तरह से राखालदास बनर्जी ने भी 1922 में सिंधु के तट पर मोहनजोदाड़ो की खोज की, और 20 सितंबर 1924 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। आने वाले वर्षों में सिंधु घाटी सभ्यता के कई साइट्स की खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से पहले माना जाता था कि भारतीय सभ्यता गंगा घाटी में शुरू हुई थी, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों की खोज ने उस धारणा को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि ज्योग्राफिकली यह सभ्यता नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक कुल मिलाकर 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास कुल मिलाकर 1052 से अधिक शहर और बस्तियां पाई गई हैं, जो इन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में बसी थी और ब्रोंज एज यानी कांस्य युग से संबंधित थी। कांस्य युग वह समय था जब इंसानों ने पहली बार धातु के साथ काम करना शुरू किया था। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी संस्कृतियों में से एक थी, जो विश्व इतिहास में खासतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यह एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ 3 सबसे प्रारंभिक प्रमुख शहरी सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भारत में अर्बन सिविलाइजेशन के टाइमलाइन को नाटकीय रूप से 1500 वर्ष पीछे धकेल दिया था। खास बात ये थी कि हजारों साल पहले ये सिविलाइजेशन बेहद सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड थी, जो खुदाई से प्राप्त अवशेषों और खंडहरों से पता चलता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग रिमार्केबली एडवांस्ड थी। शहरों का प्रिसाइज ग्रिड सिस्टम में लेआउट होना, राइट एंगल्स पर सड़कों और गलियों का इंटरसेक्शन, शहरों को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करना हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग मार्वल को दर्शाता है। अलग अलग शहरों का लेआउट, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और इस्तेमाल किए गए पक्की ईंटों में रिमार्केबल सिमिलैरिटी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या शेयर्ड अर्बन प्लानिंग सिस्टम की ओर इशारा करते हैं। इंडस वैली की सड़कें गाड़ियों और पैदल चलने वाले लोगों के लिए पर्याप्त रूप से चौड़ी थी, और घरों के दरवाजे आमतौर पर मुख्य सड़कों की बजाय साइड लेन्स में खुलते थे। एक शहर 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला सिटाडेल, जो वेस्ट की ओर थोड़ी ऊंचाई पर बना होता था, जो पॉसिबली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस सेंटर था, जिसमें इम्पोर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेट बाथ यानी बहुत बड़ा स्नानागार, जो पब्लिक बेदिंग और रिलीजियस सेरेमनीज के लिए इस्तेमाल होती थी, और ग्रेनरीज, जो फूड ग्रेन स्टोरेज के लिए बनी हुई थी। शहर का दूसरा पार्ट था लोअर टाउन, जो ईस्ट की तरफ जनरल पब्लिक का रेसिडेंशियल एरिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर थी वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम। हर घर में अपना आंगन और बाथरूम था।
घरों से निकलने वाली नालियां मेन रोड के किनारे बनी चौड़ी पब्लिक ड्रेन से जुड़ी हुई थी। पब्लिक ड्रेन्स ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई थी, जिनमें रेगुलर इंटरवल्स पर मैनहोल बनवाए गए थे। शहरों में वाटर सप्लाई के लिए असंख्य कुएं थे। अकेले मोहेंजोदाड़ो में ही 700 से अधिक कुएं होने का अनुमान है। धोलावीरा जैसे शहर वाटर स्टोरेज टैंक और स्टेप वेल्स के साथ एडवांस्ड वाटर कंजर्वेशन को दर्शाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों में टाउन प्लानिंग में यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइज्ड कंस्ट्रक्शन और सोफिस्टिकेटेड पब्लिक वर्क्स स्ट्रांगली एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के होने की ओर इशारा करते हैं, जो सिविक एमिनिटीज एंड पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी देती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिली मोहरें आर्टिस्टिक मास्टरपीसेस हैं, जो हाई लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप डिस्प्ले करती हैं और उनकी पौराणिक कथाओं की झलक प्रस्तुत करती हैं, जिनका इस्तेमाल पॉसिबली व्यापार, प्रशासनिक और संभवतः ताबीज संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इन मोहरों और दूसरी कलाकृतियों पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यानी चित्रात्मक लिपि देखी जा सकती है। बहुत एफर्ट्स के बाद भी इस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की स्क्रिप्ट बुस्ट्रोफिडोन स्टाइल में है, यानी एक लाइन दाएं से बाएं लिखी गई है तो अगली लाइन बाएं से दाएं। द आइकॉनिक ब्रॉन्ज स्टैच्यू डांसिंग गर्ल ऑफ मोहेंजोदाड़ो अपने समय की मास्टरपीस है, जो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का उपयोग करके बनाया गया है, जो हड़प्पा कालीन लोगों के एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स यानी धातु विज्ञान में उनकी निपुणता और आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन को दर्शाता है। एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की स्टीएटाइट मूर्ति शासक या पुरोहित वर्ग के होने का संकेत देती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हेल्थ, डिजीज, ह्यूमन बॉडी और डेंटिस्ट्री की भी समझ थी, क्योंकि खुदाई में मिली खोपड़ियों में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ब्रेन सर्जरी और दांतों में ड्रिल के निशान पाए गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पत्थरों, तांबे, कांस्य और शंख आदि से बने विभिन्न प्रकार के आभूषणों से खुद को सजाते थे, जिसमें हार, कंगन, झुमके और मोती शामिल थे। मोती बनाने का उद्योग इंडस वैली सिविलाइजेशन में अत्यधिक विकसित था, जिसके कारखाने चन्हुदाड़ो और लोथल जैसी जगहों पर पाए गए हैं। हालांकि मिट्टी के बर्तन बनाने के एविडेंस मेसोलिथिक एरा से ही मिलने लगती हैं, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिट्टी के बर्तनों का मिलना कोई खास बात नहीं। लेकिन इंडस वैली के मिट्टी के बर्तन अधिकतर पॉटर्स व्हील पर बनाए गए हैं, जो काले पेंट से जियोमेट्रिक पैटर्न्स और एनिमल मोटिव से सजे हुए हैं, जो उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं, जबकि बिना डिजाइन वाले सादे मिट्टी के बर्तन वहाँ ज्यादा प्रचलित थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी इनके मास प्रोडक्शन, एडवांस्ड फायरिंग स्किल्स, ग्लेजिंग टेक्निक्स और एस्थेटिक अपील के लिए स्टैंड आउट करती हैं, जो उस समय के एक अत्यधिक विकसित और संगठित समाज के होने की ओर इशारा करते हैं। कई स्कॉलर्स का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड की थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस में फर्टिलिटी सिंबल्स, लिंगा, पॉसिबली ए प्रोटोटाइप ऑफ शिवा और योनि की पूजा करते थे। पीपल के पेड़ को अक्सर मोहरों पर दर्शाया जाना इनकी सैक्रेडनेस और नेचर बेस्ड वर्शिप का इंडिकेटर है। लेकिन मंदिरों का ना होना इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक की फीचर है, जो संकेत देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में धार्मिक प्रथाएं अत्यधिक व्यक्तिगत और कम सार्वजनिक रही होंगी। मृतकों को निजी सामान के साथ दफनाना उनके पुनर्जन्म में विश्वास की ओर संकेत देता है। सिंधु घाटी के लोगों को मापतौल की क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, जो खुदाई में मिले स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स से पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य अत्यधिक विकसित था। वे पर्शिया, मेसोपोटामिया यानी मॉडर्न डे इराक, चीन, अरेबियन गल्फ रीजन, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापार के लिए जाते थे। मेसोपोटामिया के पुरातात्विक स्थलों में इंडस वैली की मोहरें और आभूषण मिले हैं और मेसोपोटामिया के एंशिएंट टेक्स्ट्स में मेलुहा के साथ व्यापार का उल्लेख है। माना जाता है कि यह इंडस वैली के संदर्भ में कहा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग व्यापार के लिए बैलगाड़ियों से लैंड रूट्स और नावों से मैरीटाइम ट्रेड रूट्स का इस्तेमाल करते थे, जिसके एविडेंस लोथल के डॉकयार्ड से मिलते हैं। संभवतः वे सूती के कपड़े, मिट्टी के बर्तन, मोतियों और धातुओं जैसी वस्तुओं का व्यापार करते थे। 1700 ईसा पूर्व तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो चुका था, जिसके एग्जैक्ट रीजंस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ थ्योरीज बताती हैं हो सकता है घग्गर हरका नदी के सूखने से, या सिंधु नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से, या आर्यन इन्वेजन से, या टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से, या फिर किसी महामारी की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि इंडस वैली के लोग पूर्व की ओर गंगा बेसिन की ओर पलायन कर गए।
पतन का कारण चाहे जो भी हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन थे, वे कहां से आए थे, वे कौन सी भाषा बोलते थे, हम नहीं जानते। लेकिन खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि वे बेहद प्रतिभाशाली लोग रहे होंगे, जिन्होंने अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यता का निर्माण किया था।